सर ये यूपीएससी तैयारी का आपको कब से स्टार्ट किया और प्रेरणा कहाँ से मिली कि मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करना है? कहाँ से इस चीज की शुरुआत हुई? सर पूरी परीक्षा 3 चरणों में होती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। तीनों की ऑफ कोर्स अलग-अलग रणनीतियां होंगी। प्रीलिम्स के लिए कुछ रणनीति काम की होगी, मेंस के लिए कोई अलग प्लानिंग काम की होगी, इंटरव्यू के लिए ऑफ कोर्स कुछ अलग काम किया होगा। इन तीनों तैयारी में इन तीनों की अलग-अलग रणनीतियों की अगर मैं बात करूं तो आप कौन-कौन सी आप कैसी स्ट्रेटजी आपकी ने बनाई और क्या आपकी प्लानिंग थी तीनों की? सर प्रीलिम्स में हम बात कर रहे हैं, अभी 1 महीने बाद प्रीलिम्स है 25 मई को, लगभग 1 महीने क्या 22 30-32 दिन बचे हैं लगभग। 1 महीने में जो इस बार दे रहे हैं प्रीलिम्स, उनका क्या होना चाहिए अप्रोच आपके हिसाब से पढ़ने का? इन 1 महीनों में वो क्या-क्या कैसे पढ़ाई करें? क्या होना चाहिए? कौन-कौन सी वो गलतियां हैं जो अभी नहीं करना चाहिए प्रीलिम्स में देखें, क्योंकि अभी प्रीलिम्स ही ज्यादा नजदीक। सर करंट अफेयर्स पे आपका क्या रिसोर्सेज था? आप क्या मंथली मैगजीन को प्रेफर करते थे या डेली न्यूज़पेपर पढ़ते थे? करंट अफेयर आपका सर ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था और आपने वही सब्जेक्ट ही क्यों चुना और उसकी आपकी प्लानिंग क्या थी, स्ट्रेटजीज क्या थी, और अगर हो सके तो रिसोर्सेज भी बता दीजिए। इस पूरी तैयारी में लगभग मुझे लगता है 1 साल लग जाते हैं पूरी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू होने में, और काफी पहले की तैयारी भी होती है। सर ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आते होंगे जब आप जहां अपने आप को बहुत थका महसूस करते होंगे, बहुत डिमोटिवेट फील करते होंगे। उन मोमेंट्स को उन कैसे आप मैनेज करते थे, कैसे उससे बाहर निकलते थे, आपका क्या था इस पर? क्या आपका एडवाइस रहेगा जो 2025 में दे रहा है या जो 2026 में दे रहा है, या जो गांव में भी रह करके कुछ लोग बहुत सारे वीडियोस देख रहे होंगे आपको, उनको आपको क्या एडवाइस होगा कि मतलब उनका पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए? उनको आपको क्या मैसेज होगा, किस तरीके से वो पढ़े और आपको देख के वो मोटिवेट हो और आपकी तरह वो भी यहाँ तक पहुंचे और सिलेक्शन ले? आपकी पूरी तैयारी के दौरान आपने कौन सी चीज सीखी जो आप हर एक एस्पिरेंट को बताना चाहते हो कि भाई अपने अंदर ये क्वालिटीज लाओ अगर आपको भी सिलेक्शन लेना हो तो? लास्ट में से नमस्कार जी, जैसा कि जानते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 का फाइनल रिजल्ट आ गया है। हमारे बीच में अभी एक एस्पिरेंट है जो ऑलरेडी सिलेक्शन जिनका हो चुका है। हम इनसे बात करेंगे, इनका एक्सपीरियंस, इनकी स्ट्रेटजी कैसी थी, हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, और दर्शकों की तरफ से और मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी का धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद और आपका भी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, पहले तो सर कैसी फीलिंग्स हो रही है? अभी आप कुछ दिन, अभी 1 दिन पहले आप एक स्टूडेंट थे, प्रिपरेशन कर रहे थे, और अभी आज आप सर्विस में आ गए हैं। अभी ट्रेनिंग वगैरह बाकी है पर ऑलरेडी आप सर्विस में आ गए हैं। कैसी फीलिंग है दोनों में, आप कैसे डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं? काफी अच्छा लग रहा है, और फैमिली है और बाकी सब लोगों का जो प्यार मिला है, जो एक रेस्पेक्ट जो मिला है, वो उसके लिए मैं मतलब बहुत थैंकफुल हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ओके सर, एक बार थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता दीजिए, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपके बारे में जो ऑडियंस जाने। मेरा नाम लोकेंद्र कुमार है और मैं राजस्थान के बाड़मेर जिले से हूँ, और मैंने अपना स्कूलिंग बाड़मेर से की है। उसके बाद ग्रेजुएशन महाराजा महाविद्यालय जयपुर से किया है, जिसमें कि मैंने केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी में किया था। और उसके बाद 2020 में मैंने ग्रेजुएट हो गया। उसके बाद से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ यूपीएससी सीएससी की, और स्टेट पीसीएस का भी बीच में एग्जाम दिया था, और ये मेरा मतलब यही जर्नी है। ओके सर, ये यूपीएससी तैयारी का आपको कब से स्टार्ट किया और प्रेरणा कहाँ से मिली कि मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करना है? कहाँ से इस चीज की शुरुआत हुई? पहला ये था कि जो मेरी माता जी है, जो मैं जब 5 साल का था तब वो एक्सपायर हो गए थे, तो उनका सपना था जिसकी उनके मुंह से मैं जब छोटा था तब भी, और उसके बाद मैं जब अपने गांव में जाता था तो वहाँ उनकी जो साथ की महिलाएं थी वो मुझे हमेशा बोलती रहती, तो मुझे एक वो एक इमोशनल टच वो थी। बाकी इसके अलावा मैंने अपने पर्सनल लाइफ में काफ़ी जगह, जैसे स्कूलिंग में और वहाँ पे ऐसे प्रोग्राम हो, या फिर मैंने महाराजा कॉलेज में अपने जो एनएसएस जो कैंप होता है उसका जो 1 साल का काम जो प्रोग्राम थे सारों को लीड किया था, तो उसका जो एक्सपीरियंस था, जो ये एक्सपोजर, बाकी जो काफ़ी प्रशासनिक अधिकारियों के जो प्रोग्राम वगैरह वो देखता था, तो उनसे मैं इंस्पायर होता था कि समाज में वो लोग किस तरह से नेतृत्व देते हैं और वो किस तरह से समाज में चेंज लाने की जो एक नेतृत्व करते हैं। ऐसा अगर मैं अपनी लाइफ में अगर ऐसा कर पाऊँ तो मैं समाज को बहुत बड़े लेवल पर चेंज कर पाऊँ, तो मुझे लगता है ये मेरे लिए एक अच्छा या सौभाग्यशाली पल होगा। तो उन सभी जीवन के अनुभव से मुझे ये लगा कि मेरे लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है या एक अच्छी सर्विस है जहाँ से मैं अच्छा कर सकता हूँ। बिल्कुल। जब सर आप तैयारी शुरू किए तो तैयारी के दौरान जब आप स्टार्टिंग फेज में एकदम तैयारी शुरू कर रहे थे तो आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? कौन कौन से आपको लगता था यार ये से तो बड़ी मुश्किल हो रही है, मतलब आपको कुछ प्रॉब्लम्स तो हर्डल सामने आई होंगी ना तैयारी के दौरान, वो कौन कौन सी चुनौतियां थी? मेनली जो अडल्ट होती है, जैसे आप कुछ चीजें स्टार्ट करते हो जो आपको कुछ आइडिया किसी चीज का नहीं होता है, बहुत कम होता है, तो इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन, जैसे आपको क्या चीज करनी है, कैसे करनी है, क्यों करनी है, ये सारे क्वेश्चन आते हैं आपके दिमाग में। तो वो चीजें हैं, जैसे कंटेंट का है कि आप क्या पढ़ोगे, कि ये बुक पढ़े, ये पढ़े, ये सारी चैलेंज जो आज मेरे हिसाब से जो भी यूपीएससी एस्पायरेंट शुरू करता है, एनसीईआरटी पढ़े, नहीं पढ़े, पुरानी पढ़े, ये सब आते हैं। तो उसमें मैंने फिर उसको पीवाईक्यू देखा
सिलेबस देखा। उसमें जो मुझे लगा कि इसमें PYQ से और उसमें जो लग रहा था कि ये चीज़ें छोड़ सकता हूँ और इसकी जगह मैं अल्टरनेटिव ये देख सकता हूँ, तो उस हिसाब से जैसे मान लो मैंने स्टैंडर्ड बुक कर ली, तो फिर मुझे लगा कि इसमें से कौन सी चीज़ें छूट रही है, या फिर मैंने NCERT पढ़ी, फिर मुझे लगा कि PYQ में थोड़ा इससे लेवल अच्छा है, तो फिर उसमें उसके लिए स्टैंडर्ड बुक देख ली। जैसे जो मैंने NCERT सबसे पहले, अगर मेरा अपना फिर स्ट्रेटजी का देखा, तो पहले मैंने NCERT खत्म कर दी, फिर मैंने देखा पेपर सोल्व हो रहे नहीं, कुछ नहीं हो रहे थे। जैसे पॉलिटी हो गई, तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उसको NCERT थोड़ा ब्रीफली है, थोड़ा अगर आपको एक्सपेंशन आए तो अच्छी से मतलब आपको एक समझ बन जाती है। बिल्कुल। तो वो है, तो मैंने इसके लिए स्टैंडर्ड बुक की ओर देखा। बाकी जो भी कंटेंट था जिसका मतलब मुझे लग रहा है कि वो अगर हो नहीं पा रही थी, तो उसके लिए मैंने जो एक्स्ट्रा जो भी रिसोर्स है जो बस उस टॉपिक के लिए स्पेसिफाई, तो उसके लिए पढ़ा। बिल्कुल सर, पूरी परीक्षा 3 चरणों में होती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। तीनों की ऑफ कोर्स अलग अलग रणनीतियां होंगी। प्रीलिम्स के लिए कुछ रणनीति काम की होगी, मेंस के लिए कोई अलग प्लानिंग काम की होगी, इंटरव्यू के लिए ऑफ कोर्स कुछ अलग काम किया होगा। इन तीनों तैयारी में इन तीनों की अलग अलग रणनीतियों की अगर मैं बात करूं, तो आप कौन सी, आप कैसी स्ट्रेटजी आपकी ने बनाई और क्या आपकी प्लानिंग थी तीनों की? हम प्रीलिम्स से शुरुआत करते हैं। हाँ, प्रीलिम्स के लिए मैंने आप फैक्ट रखना, वो एक पहली एक चीज़ ये आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये सही है, गलत है, ये है या नहीं है, ऐसी चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है। और जब आप मेंस में जाते हो, तो मेंस में आपका ओपिनियन बनना चाहिए। आप ये ओपिनियन से थोड़ा पहले क्रिटिकल एनालिसिस होना चाहिए। जो डाटा है उसका आपको ये समझ में आना चाहिए कितना अच्छा है, कितना गलत है, क्या हो रहा है, या इसका प्रॉपर आपको एनालिसिस होना चाहिए। और थर्ड जो इंटरव्यू होता है, उसमें आपकी ओपिनियन बननी चाहिए कि आपको ये सही है या गलत। आपसे ये पूछा जाएगा ये सही है या गलत। जैसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा सीधा, आपको कुछ भी दे दे। जैसे मुझे पूछा था इंटरव्यू में कि जो चिड़ियाघरों में जो पशुओं को रखा जाता है, ये सही है गलत है। अब मैंने उनको बोला कि ये सही है गलत है, बीच का रास्ता। तो उन्होंने बोला हमें उसको नहीं सुना, हमारे वही बताओ ये सही है गलत है। हमें मतलब नहीं है कि आप क्या, हम बाद में ओपिनियन पूछना चाहेंगे तो पूछ लेंगे, लेकिन हमें पहला ये जवाब दो कि सही है या गलत। तो आपका क्या है इसमें, क्या बताए? देखो, आपने इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको ये आइडिया है कि इतने सारे चिड़ियाघर है, मतलब नॉर्मली बात कर रहा हूँ मैं, मतलब ये आपका बैकग्राउंड में काम करता है ना कि चिड़ियाघर कितने हैं, वहाँ पे कैसा चल रहा है। फिर आप वो जो डाटा है उससे आपने क्या एनालिसिस किया, अच्छा है या बुरा है, अच्छे में क्या चैलेंज है, बुरे में क्या। फिर उन दोनों का एनालिसिस कर आपने कंक्लूजन निकाला कि अच्छा है या बुरा है। तो ये थ्रू आउट पूरी प्रोसेस है जिसको आपको प्रिपेयर करना पड़ता है UPSC एग्जाम के लिए। जो प्रीलिम्स के लिए वो अलग पहले डाटा याद करना है कि भाई कौन सा क्या क्या है। फिर आप मेंस में आए तो उसमें आपको प्लस माइनस देखना कि इस डाटा से एनालिसिस करना है। फिर इसी एनालिसिस का कंक्लूजन निकालना जो आपको इंटरव्यू में। तो ये थ्रू आउट एक पूरी प्रोसेस है। तो मुझे ये लगता है ये एक आप कह रहे हैं जो स्ट्रेटजी, तो जो आप मेरे हिसाब से इस चीज से समझ पाए होंगे ये स्ट्रेटजी क्या है। मुझे लगता है लोगों को काफी क्लियर हो गया होगा कि कैसे प्रीलिम्स मेंस तीनों की स्ट्रेटजी है। आपका सर टाइम टेबल क्या होता था पढ़ने का, अगर आप अपनी स्टडी रूटीन बता सकते हैं तो थोड़ा सा। मेरा मतलब अलग अलग टाइम अलग अलग रहा था। जब स्टार्टिंग फेज था तब मैं सुबह जल्दी उठता था, बहुत 4 बजे 5 बजे उठता था। फिर धीरे धीरे मतलब कुछ चीजें जो ऐसे कभी बार हम क्या अनुशासन को अति अनुशासन कर देते थे, तो वो मेरे में थोड़ा था। पहले थोड़ा डर भी था कि जल्दी से पढ़ के इसलिए वगैरह। फिर धीरे धीरे मैं अपने आप को सहज महसूस करना, जिस हिसाब से मैं फिर 6 बजे के समथिंग उठता था और रात को 11 बजे सोता था। उसके बीच का जो ड्यूरेशन था उसमें मैं जैसे एक तो ब्रेकफास्ट का हो गया, एक जैसे डिनर का हो गया और एक लंच वगैरह, ऐसे जो टाइमिंग है उनको छोड़ के, और 4 बजे के समथिंग थोड़ा सा ऐसे ब्रेक हो गया। बाकी थ्रू आउट में 2 या 3 घंटे का जैसे एक कहता ना पैकेट में कहूँ ऐसे पढ़ाई करता था। बिल्कुल पढ़ते थे। बिल्कुल सर, हम कुछ रिसोर्सेज की अब बात करेंगे क्योंकि अभी प्रीलिम्स आने वाला है, लगभग 1 महीने बचे हैं। आपके क्या क्या रिसोर्सेज थे? क्योंकि सर मैं देखता हूँ कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हर कोई बता देता है, स्पेक्ट्रम के लिए मॉडर्न इंडिया हर कोई बता देता है, पर हिंदी मीडियम, क्योंकि आपका हिंदी मीडियम था, तो हिंदी मीडियम में सर अभी बहुत रिसोर्सेज को लेकर के बहुत मिथ्स एसोसिएटेड है सोसाइटी में, इस एस्पिरेंट के बीच में, कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी कहाँ से कवर करें, साइंस के क्वेश्चन कहाँ से कवर करें, ज्योग्राफी कहाँ से कवर करें, इकोनॉमी कहाँ से करें। तो मैं एक बार चाहूंगा सर, जो आपको देख रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, एक बार प्रीलिम्स की आपकी क्या रिसोर्सेज थे, बुक लिस्ट थे, और क्या पढ़ना चाहिए? क्योंकि 2 तो मैं बताया ना, सब बता देते हैं, पर और चीजों में लेके बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो एक बार आप डिटेल में बच्चों को बता दीजिए जो एस्पिरेंट तैयारी करें स्टूडेंट। देखो, पहला जो जैसे हिस्ट्री का बोल रहे हो, हिस्ट्री में जैसे मैंने पढ़ा था, जो बता रहा हूँ, राम शरण शर्मा जो पुरानी NCERT वो पढ़ी थी। तो उससे क्या आपको बड़ी बड़ी टाइमलाइन दिख जाती। फिर आप एक मेरा अभी आज क्या YouTube पे बहुत ऐसा कंटेंट उपलब्ध है। तो मेरा ये कहना है कि आप ऐसा करो कि
जैसे मैराथन क्लास दिख जाती है, तो उससे क्या आपको बहुत आउटलाइन बन जाता है, बड़ा बड़ा आपको फ्री में दिख रही है। हाँ। आपको क्या शायद 10 घंटे में आपका 5-7 घंटे में एक क्लास हो जाती है। बिल्कुल। तो उससे क्या आपको एक तो पता चल जाता है कि कौन कौन सा राजा कहाँ या कौन सा साम्राज्य कब कब रहा था, उसमें से कौन कौन सा राजा इंपॉर्टेंट, कब कब कहाँ कहाँ था, इंडिया में किस किस का राजा हाँ। शासन था। हाँ। तो ये आइडिया आपको उस मैराथन क्लास से हो जाएगा। फिर आप उसको पढ़ लो तो मोटा मोटा आपको आइडिया क्या क्या सोसाइटी में चेंज हुआ था, क्या क्या वहाँ पे क्या चेंज हो रहा था, कौन सा शासक था, ये हो गया। बिल्कुल। अगर मैं सारों का लगभग मेरे हिसाब से यूट्यूब पे आपको सब विषय की मैराथन क्लास मैराथन क्लासेस मिल जाएंगे। तो एक बार ग्रो थ्रू हो जाओगे तो फिर आपको मोटा मोटा ये आइडिया हो जाएगा। हाँ। और बाकी जो रिसोर्सेज के रूप में बोलो तो एनसीईआरटी, और स्टैंडर्ड बुक के रूप में अगर मैं बोलूँ लक्ष्मीकांत है, ये बुक हो गई। लक्ष्मीकांत के साथ साथ थोड़ा बहुत बाकी कोई जैसे रिसोर्सेज हो जो करंट में कुछ चल रहा हो उस हिसाब से, जैसे करंट में कुछ नया अभी डेवलपमेंट हो रहा है, वो किसी जजमेंट हो या कोई चेंज हो रहा है, तो उसके हिसाब से आप प्रिपेयर करो। बाकी ज्यादा चीजें लक्ष्मीकांत प्लस थोड़ा सा जो करंट में अच्छा चल रहा है वैल्यू एडिशन के रूप में, वो चाहे कोचिंग इंडस्ट्रीज या अभी बहुत सारी जैसे करंट अफेयर मैगजीन निकालती है उसका ले लो रेफरेंस, या फिर उससे भी थोड़ा ना बन रहा थोड़ी और एक्स्ट्रा कुछ चीजें पढ़ लो तो काफी अच्छा रहता है। बिल्कुल। मैं सिर्फ पर्सनली अगर आपसे बात करूं तो आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी कहाँ से कवर किए थे? इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए मैंने क्या किया, एक तो मैंने एनसीईआरटी जो एक 11th-12th की जो बुक है उसमें 11th में केमिस्ट्री के 2-3 चैप्टर है, और जो 12th की है जिसमें बायोलॉजी की लास्ट की था, मैं क्या बायोलॉजी से हूँ तो मैंने 12th में पढ़ी थी वो सब, तो मुझे वो भी मैंने वापस से पढ़ी थी वैसे भी वो पढ़ लिया। और इसके अलावा कुछ जैसे मेनली जो इंडिया के जो भी एक्ट है जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है या फिर फॉरेस्ट एक्ट है, ये सारे जो भी चेंजेस हो रहे हैं या पहले थे वो मतलब थोड़ा उसका जो ब्रीफ होता है उसको पढ़ लिया था मैंने। और तीसरा है पोल्यूशन से रिलेटेड कोई भी रूल आ, जैसे प्लास्टिक के लिए रूल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के लिए रूल क्या है, या फिर जो बाकी जो स्टोर्स जो कचरा है उसका प्रबंधन करने का रूल क्या है। तो ये सारा आइडिया। फिर इंटरनेशनल कन्वेंशन पे आ जाओ, उनके लिए जैसे जो भी अभी तक बड़े बड़े कन्वेंशन हो उनकी देख लो जो फेमस है, जैसे हो गया पेरिस क्लाइमेट चेंज हो गया, वो हो गया, जैसे ग्लासगो समिट है जहाँ पे इंडिया ने पंचामृत ऐसा सिद्धांत दिया था, वो वाला हो गया। तो ये चीजें जो इम्पोर्टेंट है, और जस्ट एक हमारे जैसे अभी कोप 29 हो या कोप 28 हो, जैसे ये इम्पोर्टेंट अभी जो लेटेस्ट में होते हैं उनका देख लिया। तो ये इन्वायरमेंट का मोटा मोटा खाका ये है। अब ये चीजें आपको अगर जहाँ कोचिंग का कोई भी मटेरियल उससे मिल जाए ठीक है, नहीं तो आप सर्च कर लो किसी का, जैसे आजकल क्या जब वेबसाइट भी है वो भी ट्रांसलेट करके हिंदी में हो जाता है, तो वो भी आप उसे ऐसा करके देख लो, एक बार पढ़ लो उसका शॉर्ट नोट बना दो खत्म। जैसे मान लो अगर आप किसी भी ऐसे कन्वेंशन के बारे में तो 5-7 पॉइंट याद कर लो, बस इतना ही याद रहेगा, इतना ही याद करना बस, एक बार पूरा पढ़ लो और उसमें से इम्पोर्टेंट 5-7 पॉइंट वो लिख के रख दो, वो आपके मेंस में भी यूज हो जाएगा और यहाँ पे भी यूज आएगा। तो मेरे हिसाब से ये इन्वायरमेंट के लिए मुझे लगता है काफी क्लियर हो, क्योंकि मेरे बहुत कमेंट आते थे कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी को लेकर कब कहाँ से पढ़े, क्योंकि इन्वायरमेंट इकोलॉजी लगभग 15 से 20 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं। मुझे लगता है काफी वीडियोस के माध्यम से क्लियर हो गया होगा। अभी सर प्रीलिम्स में हम बात कर रहे हैं, अभी 1 महीने बाद प्रीलिम्स है 25 मई को, लगभग 1 महीने क्या 30-32 दिन बचे हैं लगभग। 1 महीने में जो इस बार दे रहे हैं प्रीलिम्स, उनका क्या होना चाहिए अप्रोच आपके हिसाब से पढ़ने का? इन 1 महीनों में वो क्या क्या कैसे पढ़ाई करें, क्या होना चाहिए अप्रोच? पहला है ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ, सबसे बड़ी चीज ये है। अब मैं कुछ भी चेंज करूंगा उससे ज्यादा बेहतर है आप अपने पे विश्वास रखो। ओके ठीक है ना, कुछ भी चेंज मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको, जो है उसको लेके चलो, क्योंकि आप 1 महीने में कुछ ऐसा परिवर्तन करके और बहुत कुछ नया करोगे ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता है। जो आप हो उस पर स्टिक रहो। और सेकंड है आप अभी कॉन्फिडेंट रहो, मतलब जितना हो शांति से धैर्य से कॉन्फिडेंट हो। और चौथा है टेस्ट पेपरों में किसी को ऊपर नीचे नंबर हो रहे तो मतलब उसको थोड़ा एक्सेप्ट करके और मतलब उसमें भी आप फिर शांत रहो, वहाँ पे भी बिना फालतू का मतलब ज्यादा प्रेशर लेना या फिर ज्यादा डिमोटिवेट होना, ज्यादा स्थिर रह के अच्छे से आप तैयारी करते रहो। कुछ चीजें होती है वो आप ग्रेजुअल चेंज होता है आपकी लाइफ में, ठीक है, तो वो चीजें आप एक अचानक नहीं देख पाते हो, तो इसलिए आपको पहले शांत मतलब आप शांति से मेहनत करो, तो फिर आप एकदम अपने आप चेंज हो जाएगा। जैसे मार्क्स का बोला हूँ ना, जैसे टेस्ट सीरीज में तो अपने आप बढ़ जाएगा। तो उसके लिए मैं बोला ये 1 महीना जो क्योंकि मैं भी खुद फेस कर सका हूँ, तो बीच ड्यूरेशन में कभी का नंबर ऊपर नीचे तो हम डर जाते हैं ये होगा वो होगा, तो मुझे हिसाब से शांत रह के
बढ़िया से कॉन्फिडेंट रह के तैयारी करते रहो, रेगुलर ग्रेजुअल जो पहले आपकी स्ट्रेटजी उसी पे वो स्ट्रेटजी काम करेगी। वो आप हम क्या कभी बार जैसे एकदम अचानक कोई चीजें मतलब क्या कहते हैं उसका रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो मुझे लगता है जो आपकी स्ट्रेटजी है उस पर स्टिक रहो, कोई मत चेंज करो। अगर आपने रेगुलर मेहनत की है 1 साल तक तो उन्हीं को ही रिवाइज करो, कुछ चेंज मत करना, जो है वही उन्हीं को ही रिवाइज करो, प्रॉपर तरीके से रिवाइज करो और टेस्ट लगाओ और जो भी जैसा भी क्या कहते हैं उसका रिव्यू है या जो आंसर है उनको बार बार पढ़ो और वही उस पर ही स्टिक रहो। अभी मैं यही बोलूंगा, आप कोई चेंज मत करो। गलतियां अगर कुछ हम बात करें कि कौन कौन सी वो गलतियां हैं जो अभी नहीं करना चाहिए प्रीलिम्स में देखे, क्योंकि अभी प्रीलिम्स ही ज्यादा नजदीक है। पहला, नया कंटेंट नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना, आपको बिल्कुल भी मन जो पढ़ा उसको बस करो। दूसरा है बेसिक्स पढ़ना बार बार, करंट अफेयर भले ही आप एक गो थ्रू रहना लेकिन बेसिक्स आपका रेगुलर रहना चाहिए, ठीक है। तीसरा है आप पीवाईक्यू देखते रहो, पीवाईक्यू छोड़ने नहीं है अभी किसी भी सूरत में। जो अभी 2020 के बाद के वाले तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ने, अभी आपको मतलब एकदम रट्टे होने चाहिए। 20 के लगा 20, 23, 20, 21, 22, 23, 24 साल, ये चार हो गए। हाँ, तो चारों को बहुत अच्छे से याद करना है, मतलब जितना आप रिवाइज कर सकते हो उनको अच्छे से रिवाइज कर लो। और ये मोटे मोटे 4 ये। बाकी सीसेट का ये क्या है कि सीसेट में आप कुछ चीजें छोड़ने के मेरे काफी, मैं अभी जैसे भी मैं इंटरव्यू के पास जो बाकी लड़के मिल रहे थे उन्होंने पूछता था, वो ये बोल रहे थे कि हम ये छोड़ दे ये करें। तो कोई बोला मेरे कॉम्प्रिहेंसिव अच्छा, मैथ्स खराब है। तो मैथ्स में कुछ सेक्शन होता है जो बहुत सिंपल होता है, जैसे परसेंटेज पूछ लिया तो कुछ नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आ गए, ये सिंपल क्वेश्चन है तो आप इसमें ऐसे छोड़ के मत जाओ। मतलब मेरे हिसाब से जो सिंपल वाला सेक्शन है उसको अच्छे से करो। और जिस कॉम्प्रिहेंसिव सिंपल, रीजनिंग सिंपल और मैथ सिंपल, ये तीनों आप करो। इसको प्रिपेयर करने के बाद आप मीडियम पे जाओ। फिर मीडियम जैसे आपका कौन सा अच्छा है, जैसे मान लो कुछ लोगों का कॉम्प्रिहेंसिव अच्छा होता है फिर उस पे जाओ, मीडियम कॉन्फ्रेंसिव जो भी होता है वो, फिर रीजनिंग का मीडियम, फिर मैथ्स का, फिर नेक्स्ट पे जाओ हार्ड पे। अगर आपका यहाँ पे मोटा मोटा 60 क्वेश्चन के समथिंग आप अटेंड कर पा रहे हो तो मुझे लग रहा है यहाँ अगर आप स्टॉप कर सकते हो, क्योंकि आपको अल्टीमेट 27 क्वेश्चन कटा सही रखना है। तो अगर आप इतना कर लेते हो तो मेरे हिसाब से वो क्वालिफाई हो जाएगा। जी, बाकी आप 80 क्वेश्चन के ज्यादा मेरे हिसाब से यहाँ 60 क्वेश्चन तक और स्ट्रेटेजी चलोगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर, करंट अफेयर्स पे आपका क्या रिसोर्सेज था? आप क्या मंथली मैगजीन को प्रेफर करते थे या डेली न्यूज़पेपर पढ़ते थे करंट अफेयर्स में? मैं करंट अफेयर के लिए कुछ जिसमें एक तो ओनली आईएएस पे सुमित सर का एक एडिटोरियल डिस्कशन, हाँ वो मैंने देखा है थ्रू आउट 2021 से लेके अब तक। अच्छा। और वो क्या आपको मेंस में बहुत हेल्प करता है और काफी चीजें समझने में भी हेल्प करता है, एक तो। और दूसरा है मैंने मैगजीन पढ़ी थी विजन आईएएस की। और तीसरी चीज है मैंने न्यूज़पेपर भी पढ़ा था, मतलब न्यूज़पेपर अलग अलग टाइम पे जैसे मैं क्या पिछली बार असिस्टेंट कमांडर का इंटरव्यू दे रहा था, इस बार भी मेरा इंटरव्यू तो मेरे को पढ़ना पड़ता था क्योंकि आपको ओपिनियन बेस्ड वहाँ भी तो आगे आना पड़ता है। तो उस हिसाब से मेरा न्यूज़पेपर भी रहा था रेगुलर मतलब रीडिंग में। अच्छा। तो मैंने 3 चीजें मैंने किया है मतलब इसके लिए करंट अफेयर। आपका सर ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था और आपने वही सब्जेक्ट ही क्यों चुना और उसकी आपकी प्लानिंग क्या थी, स्ट्रेटजीज क्या थी, और अगर हो सके तो रिसोर्सेज भी बता दीजिए। मेरा हिंदी साहित्य था ऑप्शनल और उसका चुनने का कारण था कि जैसे मेरा हिंदी में पहले जिसमें 12th में क्लास में अच्छे मार्क्स आए थे और मुझे इंटरेस्ट भी अच्छा था और मैं जिसमें स्कूलिंग में थे तो हमारे टीचर पढ़ाते तो मैं काफ़ी उनसे कनेक्ट कर रहा था। तो वो चीज़ें जब मैं वापस कॉलेज में आया तो मेरे पास साइंस के सब्जेक्ट थे तो मैंने काफ़ी जो टीचर्स थे हमारे वहाँ पे महाराजा कॉलेज जयपुर में तो उनसे मैंने ये चीज़ें डिस्कस की कि मैं सिविल की तैयारी कर रहा हूँ और मुझे इन सब्जेक्ट, तो फिर उन्होंने भी एक बोला था कि आप ये सब्जेक्ट एक बार देख लो आप। फिर मैंने वो प्रिपेयर किया लेकिन मेरे से अच्छा नहीं हुआ। फिर मैंने उनसे बात की तो बोला कि मतलब उस लेवल को आप टच नहीं कर पा रहे जिसमें आपको जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने वो स्विच करके फिर मेरे पास एक ऑप्शन था कि हिंदी मीडियम में और इस पे रिसोर्सेज भी अच्छे थे और ये कंटेंट जो दिव्य कीर्ति सर की जो क्लासेज है पेन टाइप वो मिल रही थी। तो मैंने कहा ये अगर हमारे पास एक वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल रहा है तो मैं इससे वही प्रेफर करूंगा क्योंकि मेरे एक तो वहाँ पे एक इंटरेस्ट था, एक कंटेंट था, तो अगर दोनों चीजें होगी तो मैंने कहा ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस पूरी तैयारी में लगभग मुझे लगता है 1 साल लग जाते हैं पूरी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू होने में और काफी पहले की तैयारी भी होती है। सर, ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आते होंगे जब आप जहां अपने आप को बहुत थका महसूस करते होंगे, बहुत डिमोटिवेट फील करते होंगे। उन मोमेंट्स को कैसे आप मैनेज करते थे, कैसे उससे बाहर निकलते थे, आपका क्या था इस पर? देखो मैं 3 प्रीलिम्स नहीं निकले थे तो ऐसे बहुत मौके आए थे
और बहुत सारे टाइम होता है जो काफ़ी सोशल गैदरिंग वगैरह से डिस्कनेक्टिविटी या फिर जो एक अकेलापन वो सब झेलना पड़ता है। ये लाइफ ही ऐसी है, क्योंकि आप अगर आप फ्रेंड सर्कल बनाओगे तो आप डिस्टर्बेंस होगे। मतलब आपको कभी चाय की थड़ी पे जाना है, वो बोल देंगे आ जाओ, फिर आपका आधा घंटा पौना घंटा जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो मतलब आपको ना चाहते हुए भी सोशल डिस्टेंस करना पड़ता है, और फिर उससे एक अकेलापन आएगा। वो आपका यहाँ पे टेस्ट है, वो कल आप सर्विस में जाओगे तो भी आपको वो फील करना पड़ेगा। तो वो मुझे लगता है यहाँ पे आपको पहले ट्रेंड कर दिया जाता है कि आप अकेलापन आपको लाइफ का पार्ट है, तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। तो उसके चलते आपको मतलब काफ़ी इन्फिनिटिव कॉन्फ्लिक्ट्स हो, या फिर आपको कई बार डिमोटिवेशन ये मिलते हैं। तो इसके लिए आप एक तो यही है कि जो प्रॉपर की वीडियो वगैरह है वो भी इस चीज़ को शेयर करते हैं कि हमारे साथ कि हमने भी ऐसा फील किया। आज आप मेरे से पूछ रहे हैं, मैं भी बता रहा हूँ। आप अगर मैं कल कोई भी स्टूडेंट देखेगा तो वो भी ये सोचेगा कि हर कोई ऐसा फील करता है। मतलब एक मानवीय प्रवृत्ति है जो जिसको हम एक्सेप्ट कर ले कि ये चीज़ें होती है जीवन में। तो वो अगर एक चीज़ एक्सेप्ट कर लेंगे, और नेक्स्ट आप अपने जो भी का जो शुभ चिंतक हो, जो आपका बहुत आपको लगता है प्रिय है, जो आपका हित चाहता है, उससे बात करो। वो आपको अल्टीमेटली मोटिवेट करेगा। इसके अलावा कोई वीडियोज है जैसे सोशल मीडिया पे, सॉरी यूट्यूब पे हो, ऐसे जो इंस्पायर करते हो कभी बार, तो वहाँ कभी बार देख लेना चाहिए। जैसे कि आप एक छोटा सा एक जैसे कभी लो फील कर रहा हूँ, एक बार मोटिवेट हो जाते हो, तो वो अच्छा लगता है। तो आप एक कम बैक हो जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर इन चीज़ों पे काम करेंगे तो मतलब एक छोटा छोटा वो बूस्ट मिलता जाएगा। फिर मतलब एक दो दिन के लिए आप डिमोटिवेट हो गए, फिर वापस भी मोटिवेट हो जाएगा, फिर आपकी पढ़ाई हो जाएगी, फिर वापस वो एक साइकिल है, कहते हैं ना कि ये चक्कर के दिन रात का जैसे होता है, इस टाइप का चलता है। तो वो थोड़ा थोड़ा रहता है, तो उस हिसाब से हम रिकवर कर सकते हैं इन चीज़ों से। बिल्कुल सर, कुछ एक स्ट्रेटजी की और बात करेंगे, उसके बाद लास्ट में वाइंड अप कर देंगे। मेंस में सर बहुत बड़ा क्रूशियल फैक्टर होता है आंसर राइटिंग का। मतलब 1750 नंबर का पूरा मेंस ही होता है। उस 1750 में सर जो मेनली देखा गया है, जो आपका एथिक्स का पेपर हो गया 250 का, और आपका ऑप्शनल हो गया 500 का, और स्पेशली आपका जो एसए हो गया 250 का, ये 1000 नंबर ये देखा जाता है। इस यहाँ आप नंबर मार्क्स गेन कर सकते हैं, ज्यादा नंबर आप ले आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जीएस के तीनों पेपर आप निगलेक्ट करिए, पर इन सर में आप ज्यादा नंबर गेन कर सकते हैं ऑब्वियसली, जो आपको इंटरव्यू तक पहुंचाएंगे और सिलेक्शन में भी अंतिम रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या आपका अप्रोच था एथिक्स और एसए और ऑप्शनल को लेकर के, कैसे प्लानिंग करते थे, और अगर आप कुछ स्टूडेंट को एडवाइस भी देंगे तो आप क्या बोलेंगे कि कैसे इन चीजों की तैयारी करें, स्पेशली इन 3 पे जरूर बता दीजिए सर। एथिक्स का मैन या जो ये तीनों चीजें, तो आपका एनालिटिकल अप्रोच और आपकी जो थॉट, जैसे आप कितना एक क्रिएटिव माइंडसेट है, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन अपने से क्रिएट करने पड़ते हैं। चाहे भले वो आप ऐसे लिखोगे तो भी आपको अपने से क्रिएट करने पड़ते हैं। आपने जो थ्रू आउट लाइफ में सीखा है उसी को आप लिखोगे। तो ये चीज़ें हैं। तो इसके लिए आप क्या करो, मैक्सिमम जो ऐसे ऐसे जो ये पढ़ो, और जो इसके लिए एथिक्स के लिए आप रेगुलर केस स्टडीज है, या फिर जो मतलब एक बेसिक मटेरियल है, जिसमें मैंने श्रुति शर्मा मैम के नोट्स थे, उनका ट्रांसलेट करके मैंने वो पढ़े थे। उससे पहले थोड़ा मैंने लेक्सिकॉन बुक की वो पढ़ी थी, उसमें जो थ्योरीज थी और किसने दी थी वैसे पढ़ लेते। बाकी जो भी था वो मैंने वो श्रुति शर्मा मैम के नोट्स थे, उनका किया था ट्रांसलेट, वो फिर उनको मैंने रट लिया था प्रॉपर तरीके से, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम थे। फिर मैंने उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके अपने नोट्स बना दिए थे। वो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, मेरे को अच्छे नोट्स थे, और काफ़ी दोस्त थे उन्होंने भी उसको मतलब अच्छा ही बताया था। तो वो नोट्स थे, उसी को मैंने बार बार रिवाइज किया। और यहाँ पे जैसे उसी के बेस पे मैं जैसे केस स्टडी सोल्व करना हो या क्वेश्चन मतलब आंसर सोल्व करना हो, तो उसी से हो जाते थे, क्योंकि आपको मोटा मोटा आइडिया रहता है कि कौन सा एथिकल डायलेमा है, कौन सा एथिकल कंसर्न है, वो कैसे है, वो उससे समझ में आ जाता था। और उसमें से आपको डायमेंशन भी मिल जाता। एथिक्स में मेनली यही तो है कि आप ये कहा है और इसके पीछे ये तरह है, और ये नहीं कहा है इसके पीछे मतलब ये बात है, तो बेस उस हिसाब से बात की जाती है। तो इस हिसाब से एथिक्स का काम हो जाएगा। और जो नाम ऐसे के लिए आप ऐसे करो, मैक्सिमम एग्जांपल देख लो, और जितने भी जैसे एग्जांपल हो, अभी मैं यूपीएससी में जरा मैं इस बार जो भी थे ऐसे थे, उसमें से मैंने एक ऐसे लिखा था जिसमें एडिसन की जो एक कहानी थी उससे स्टार्ट किया था, जो उसका टॉपिक था कि आप कुछ नहीं कर रहे हो उसका जो नुकसान होता है, जो कुछ करने के बाद उसकी गलती से जो नुकसान होता है, वो जो नहीं करने से जो आप नुकसान होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा कुछ था। तो उसको मैंने एडिसन की जो एक स्टोरी से उससे शुरू किया था। तो मुझे लगता है ऐसी स्टोरी, ऐसी कुछ फिनोमिना, ऐसे जो भी आपको कुछ याद आ रहा है, इससे स्टार्ट करते हो तो काफ़ी अच्छा भी, मतलब एक कहते हैं घुल मिल टाइप लगता है कि भाई
एक फ्लो वाला। तो ऐसे स्टार्ट करने की टेक्निक हो तो ऐसे मतलब एग्जांपल होंगे ना ज्यादा तो वो आपको ऐसे लिखने में काफी हेल्पफुल होगा। उस पे काम करो। बाकी जो टॉपर्स है जैसे काफी जो रवि सियाग सर है या फिर जो बाकी जो भी उनकी ऐसी में अच्छे मार्क्स आए हैं तो उनको ऐसे को एक बार गो थ्रू कर लो कि उनकी स्ट्रक्चर क्या है, कितना किसमें टाइम दे रहे हैं, कहाँ क्या क्या लिखा होगा, तो वहाँ पे काफी हेल्पफुल होगा। ओके, हाँ जी। मुझे लगता है सर बहुत आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, जो लोग देख रहे होंगे उनकी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होंगे। अब मैं कुछ एक दो क्वेश्चन और करूंगा, उसके बाद बढ़ने पड़ूंगा। सर लास्ट में सेकंड लास्ट मेरा क्वेश्चन ये है, क्या आपका एडवाइस रहेगा जो 2025 में दे रहा है या जो 2026 में दे रहा है, ये जो गांव में भी रह करके कुछ लोग बहुत सारे वीडियोस देख रहे होंगे आपको, उनको आपको क्या एडवाइस होगा कि मतलब उनका पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए, उनको आपको क्या मैसेज होगा, किस तरीके से वो पढ़े और आपको देख के वो मोटिवेट हो और आपकी तरह वो भी यहाँ तक पहुंचे और सिलेक्शन ले आपकी तरह? मेरा यही कहना है, एक्सक्यूज से थोड़ा हटके मेहनत करो और बेहतर रिजल्ट आएगा। अभी कुछ लोग मुझे हिंदी मीडियम का रिजल्ट अच्छा नहीं है ऐसा बोला, ठीक है इस बार नहीं रहा, अगली बार आप अच्छा करोगे तो अच्छा होगा रिजल्ट। और ये अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, जैसे व्यक्ति के जीवन में आता है वैसे सब्जेक्ट के मतलब एक मीडियम का भी होगा। अगली बार अच्छा करोगे, मेहनत करेंगे, ज़्यादा मतलब बढ़िया सफलता मिलेगी और बेहतर होगा। आप रेगुलर मेहनत करो, भरोसा रखो और अपने आप में नियमित सुधार करो, अपने आप में कॉम्पिटिटिव रहो कि मैंने कल से आज कितना सुधार किया। अगर इस पे मैं रेगुलर काम करते रहोगे तो बढ़िया परिणाम मिलेगा आपको, मेरा यही कहना है। लास्ट क्वेश्चन, इस पूरी तैयारी के दौरान आपने कौन सी चीज सीखी जो आप हर एक एस्पिरेंट को बताना चाहते हो कि भाई अपने अंदर ये क्वालिटीज लाओ अगर आपको भी सिलेक्शन लेना हो तो? लास्ट मैसेज, लास्ट। डिसिप्लिन, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर डिसिप्लिन हो तो बहुत सब सही है। डिसिप्लिन इन सेंस कि आप बैठे हो, किसी का कॉल आ रहा है, आपको पता है ये कितना इंपॉर्टेंट है तो जाओ, नहीं तो पढ़ाई करो। आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज करो, ये कितनी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं मोटिवेशन सब एक साइड रखो, डिसिप्लिन एक साइड रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे सबसे अगर इन सभी चीज़ों में एक चीज़ लगती है वो है डिसिप्लिन। आप जितना डिसिप्लिन होगे वो बेहतर आपको, मतलब कहते हैं ना आज नहीं तो कल रिजल्ट देगा डिसिप्लिन, और वो मुझे लगता है एक ही चीज़ है, डिसिप्लिन। थैंक यू सो मच सर, मुझे लगता है सर ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अगर इन बातों को अपने अंदर आप अमल करते हैं, अपने अंदर लागू करते हैं, जरूर आप सर की तरह भी सिलेक्शन होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।